नमस्कार, मैं शिमला से राजेश मंडोत्रा। आप दिव्य हिमाचल टीवी देख रहे हैं। शाम के 6 बज गए हैं और दिन भर की अपडेट आज की आपके साथ इस बुलेटिन में साझा करेंगे। देखिए, विधानसभा का जो बजट सत्र है उसका अब आखिरी दिन बचा है, यानी कि कल का दिन। और आज जो एक दिन पहले जो आज बिजनेस हुआ विधानसभा में, उसमें बहुत सारे मसले ऐसे थे जिनको क्लोजिंग की तरह आप देख सकते हैं। आज राज्य सरकार ने एक नया बिल विधानसभा में रखा है। जो वाटर सेस पहले लगाया गया था, उस वाटर सेस के रिप्लेसमेंट पर एक नया विधेयक विधानसभा के अंदर आया है और कल इसको पारित करने के लिए चर्चा के लिए लाया जाएगा। 3 और बिल पेंडिंग है जो मैंने कल आपको बताया था। तो कुल 4 कानून, अगर उसमें हम जीएसटी और जीएसटी का जो एक कानून है उसको भी मिला दें तो कुल 5 कानून जो है कल आखिरी दिन विधानसभा में पारित होंगे। लेकिन आखिरी दिन से पहले असली खबर कुछ और है, और खबर यह है कि मुख्यमंत्री ने कैबिनेट की बैठक विधानसभा सेशन के ठीक बाद बुला ली है। राज्य सचिवालय में ये बैठक होगी और इस कैबिनेट की बैठक के लिए जो जिस एजेंडा पर बात चल रही है, अगर उस एजेंडा पर फाइनल हुआ तो एजुकेशन में कल की कैबिनेट में बड़े बदलाव हो सकते हैं। वैसे ये पूरे एजेंडा क्या रहेगा और क्या क्या इसमें बदलाव संभव हैं, क्या निर्णय संभव हैं, वो हम आगे बुलेटिन में आपको बताएंगे। फिर बात करेंगे आज जो मुख्यमंत्री ने 4 नए ऐलान विधानसभा के अंदर किए हैं। ये विधानसभा के बिजनेस से रिलेटेड थे और इनमें हेल्थ सेक्टर की भी बात है, इनमें एमएलएस को लेकर भी एक घोषणा है, इनमें रोजगार को लेकर भी एक घोषणा है। और ये 4 नए ऐलान विधानसभा में आज किए हैं तो उनकी बात आपको बताएंगे। आईपीएस के एक तबादले हुए हैं, ये बात करेंगे। स्टेट कैडर से नुकसान की बात विधानसभा के अंदर आज आई है। पटवारी कानूनगो का मसला है, उसकी भी आपको जानकारी देंगे। और फिर बात करेंगे कि विदेश एमएलए कैसे जाएंगे। पेंशनरों के मेडिकल बिल की बात करेंगे। विमल नेगी केस में आज बयान दर्ज हुए हैं। एचआरटीसी बीओडी के फैसले हुए हैं। निजी बसों की हड़ताल का एक मामला सामने चल रहा है और उसमें अगर ये हड़ताल हुई तो फिर इसमें दिक्कत हो सकती है। डेडलाइन क्या है वो भी बताएंगे आपको, ये जो हड़ताल है उसको लेकर। जयराम ठाकुर ने आज एक चेतावनी सरकार को दी है। बीजेपी का एक बड़ा धरना शिमला में था और शिमला में बुलाया गया था, जिसमें जयराम ठाकुर, राजीव बिंदल, श्रीकांत शर्मा, संजय टंडन सब ने संबोधित किया। और इस जो खासकर जयराम ठाकुर की तरफ से जो चेतावनी सरकार को दी गई है वो क्या है वो आपको इसमें बताएंगे। और इस प्रदर्शन का बीजेपी के लिए मतलब क्या है वो भी आपको इसी बुलेटिन में जानकारी देंगे। हालांकि सीएम ने जरूर कटाक्ष किया है बीजेपी की इस रैली को लेकर, वो भी आपको इसके साथ ही बताएंगे। और बात करेंगे अनुराग और कंगना क्यों नहीं आए, उनको किसने रोका, क्योंकि कल बीजेपी ने अपने ऑफिशियल प्रेस नोट में इनकी जानकारी दी थी। एचपीयू के गोल्डन चांस की बात करेंगे और साथ में बात करेंगे पब्लिक सर्विस कमीशन के एक रिजल्ट की। देखिए, पब्लिक सर्विस कमीशन ने रिजल्ट घोषित किया है असिस्टेंट इंजीनियर सिविल का, क्लास 1 गजेटेड जल शक्ति विभाग का ये है। और इसमें जिनको जो रिकमेंड किए गए हैं, टोटल 14 लोगों को रिकमेंड किया है कैंडिडेट्स को। और ये रिजल्ट जो संबंधित उम्मीदवार हैं वो अपना ये रिजल्ट लोक सेवा आयोग की वेबसाइट पर जाकर देख सकते हैं। एचपीयू के गोल्डन चांस की बात करें तो बीसीए डिग्री को पूरा करने के लिए 14-15 बैच को एचपीयू ने गोल्डन चांस, स्पेशल चांस दिया है। गोल्डन चांस की जगह आप इसको स्पेशल चांस मान सकते हैं। 20,000 रुपए इसके लिए फीस चुकानी होगी। कार्यकारी परिषद की मंजूरी के बाद ये किया गया है। आज इसकी नोटिफिकेशन होगी या उसकी जानकारी आपको मिल जाएगी वेबसाइट से। अर्थशास्त्र विषय की डेट शीट बदली गई है और इकडोल में बीएड के लिए जो काउंसलिंग है वो कल से शुरू हो जाएगी। तो ये एचपीयू से अपडेट थी। हालांकि आज इन्होंने कुछ रिजल्ट भी घोषित किए हैं एमए इकोनॉमिक्स के, पॉपुलेशन स्टडीज के, बिजनेस इकोनॉमिक्स के, एमबीए के, रूरल डेवलपमेंट के, एमटीटीएम के, पीएचडी कोर्स वर्क इन जर्नलिज्म के, टूरिज्म गाइड के और एमए एजुकेशन के। ये सेमेस्टर कौन से हैं और ये वेबसाइट पे आपको इसकी जानकारी पूरी तरह से मिल जाएगी एचपीयू की वेबसाइट से ही। इसके बाद अगली बात करेंगे बीजेपी की
इस सारी रैली को लेकर, और इस रैली के बाद वो बात करेंगे कि अनुराग ठाकुर और कंगना क्यों नहीं आए। देखिए, सबसे पहले अगर अनुराग ठाकुर और कंगना की बात करें तो उनको लेकर कल बीजेपी के ही प्रेस नोट में ये जानकारी दी गई थी कि वो भी इस रैली के लिए आ रहे हैं और संबोधित करने, लोगों को संबोधित करने आएंगे, क्योंकि थीम जो था वो माफिया राज का रखा था और इस थीम के मुताबिक ही ये रैली आज की हुई। लेकिन अनुराग ठाकुर, कंगना रनावत, डॉक्टर भारद्वाज और जो सुरेश कश्यप हैं, चारों लोकसभा के एमपी, वो इसलिए नहीं आ पाए क्योंकि लोकसभा के लिए भाजपा ने वहां विप जारी कर रखा था कि कोई भी मेंबर एब्सेंट नहीं होगा, सिवाय उन परिस्थितियों में जब घर में कोई दुखद घटना हो जाए, उनके निजी परिवार में या उस तरह की कोई हो जाए तो ही छूट थी। अदरवाइज विप जारी हुआ था कि कोई भी संसद छोड़कर नहीं जाएगा। इस कारण कोई भी सांसद इस रैली के लिए नहीं आ पाया। लेकिन रैली को संबोधित किया श्रीकांत शर्मा जो प्रभारी हैं, सह प्रभारी हैं संजय टंडन, और जयराम ठाकुर और डॉक्टर राजीव बिंदल। देखिए, डॉक्टर बिंदल ने भी कांग्रेस को कहा कि ये कुशासन से हिमाचल त्रस्त है और यहाँ जो लोगों ने इसको सपोर्ट किया है, जो रैली रखी थी, और 1500 सरकारी संस्थानों पर तालाबंदी कर दी, जो हिमाचल पर सबसे बड़ा कुठाराघात है। लेकिन जयराम ठाकुर ने एक चेतावनी दी अपनी रैली में कि सरकार ने पिछले 1 साल में 1000 से ज्यादा जो सरकारी संस्थान बंद किए हैं, मैक्सिमम पिछली सरकार के दौरान खोले गए थे, और इन संस्थानों को बंद करने के खिलाफ बीजेपी, अब ये सरकार ये सुन ले, भाजपा की तरफ से कहा कि अगर आपने 1 साल का रिव्यू किया है तो हमारी सरकार आने के बाद हम 5 साल का रिव्यू करेंगे कि जो दफ्तर खुले उनकी जरूरत सच में थी भी कि नहीं, या उनको खोला जाना भी था या नहीं। ये सबसे बड़ी चेतावनी है। वैसे बाकी जो चीजें हैं, भ्रष्टाचार, माफिया राज पर जयराम ठाकुर ने भी कहा, सत्ता के संरक्षण में माफिया राज पनप रहा है, और बाकी जो पॉलिटिकल एक लाइन होती है मित्रों की सरकार वाली, इस तरह की कई बातें उन्होंने कही। लेकिन जो नई बात थी वो मैंने आपको बता दी। हालांकि देखिए, बीजेपी ने इस पूरे प्रदर्शन में गेन क्या किया। देखिए, ये रैली पहली थी जब नए मंडल बने थे बीजेपी के। अब शिमला और महासू जो जिले हैं उनमें देख लो, मंडल पहले 8 थे, अब 19 हो गए हैं। इसीलिए आज ज्यादा स्ट्रेंथ इन्हीं मंडलों की थी, शिमला के जो मंडल हैं उनकी। तो ये आने वाले दिनों में इसका रिजल्ट फिर देखने को जरूर मिलता है। इसी रैली के दौरान पुलिस से टकराव की भी बात आई, जब वो बैरिकेडिंग को उन्होंने तोड़ने की कोशिश की। हालांकि कोई ऐसा इंसिडेंट नहीं हुआ कि एफआईआर दर्ज करनी पड़े या कोई और चीजें होनी पड़े, बाकी अपडेट शाम को आएगा। लेकिन बीजेपी के भीतर ही 2 या 3 युवा मोर्चा वर्सेस जो शिमला के लीडर थे, उनके बीच में ये बहस हो गई कि फिर अगर बैरिकेड भी नहीं तोड़ने हैं, बैरिकेड के ऊपर भी नहीं जाना है, तो हम आए क्यों हैं। लेकिन चलिए, वो एक विद इन पार्टी एक इशू चलता रहता है। लेकिन ये सारी चीजें हो गई। मुख्यमंत्री ने विधानसभा के अंदर भी और अभी सोलन पहुंचने के बाद इस रैली को लेकर एक बयान दिया। उन्होंने कहा कि भाजपा 5 गुटों में बटी हुई है, एक ही गुट के लोग आए थे, 4 गुट के लोग आए नहीं। तो इसके लिए कांग्रेस को दोषी नहीं ठहराया जा सकता, और हमारे ऊपर जो आरोप लगाए जा रहे हैं कि हमने रोकने की कोशिश की लोगों को, ऐसा कुछ नहीं है, हमने किसी को नहीं रोका। तो ये जो उनकी तरफ से बात कही गई मुख्यमंत्री की तरफ से इस रैली को लेकर, वो ये थी। अब बात करते हैं प्राइवेट बस ऑपरेटर्स के जो हड़ताल है उसकी, क्योंकि प्राइवेट बस ऑपरेटर्स ने एक अल्टीमेटम दे रखा है, और ये अल्टीमेटम जो है, अभी जो दिया गया है अल्टीमेटम प्राइवेट बस ऑपरेटर्स की तरफ से, ये अल्टीमेटम है कि 20 से वो बसें खड़ी कर देंगे अगर इनकी मांगें नहीं मानी गई। और निजी बस ऑपरेटर संघ के प्रदेश महासचिव रमेश कमल ने कहा है कि सरकार को 3 साल होने वाले हैं, लेकिन प्राइवेट ऑपरेटर्स की एक भी बात को नहीं सुना गया, और एचआरटीसी बसों में महिलाओं को 50% की छूट दी जा रही है, जबकि प्राइवेट को सवारियां नहीं मिल रही। तो ये लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं है, एसआरटी में कोई फायदा नहीं दिया जा रहा है, और इसीलिए अगर सरकार ने वार्ता के लिए नहीं बुलाया तो 20 से हम बसें खड़ी कर देंगे, ये कहा गया है। हालांकि चलिए, 20 तारीख का भी दूर है, इसीलिए सरकार के साथ बातचीत क्या होती है, 20 अप्रैल का इन्होंने डेडलाइन दी है, उस डेडलाइन के हिसाब से आगे क्या चीज़ें चलती हैं और क्या बात होती है, वो एक बात होगी देखने की, जिसको लेकर बात आगे करनी पड़ेगी। अब बात करते हैं एचआरटीसी बीओडी के फैसलों को लेकर। हिमाचल विधानसभा में ही जो उप मुख्यमंत्री हैं मुकेश अग्निहोत्री, उन्होंने एचआरटीसी
एचआरटीसी बीओडी की बैठक की अध्यक्षता की। इसमें 297 जो इलेक्ट्रिक बसों की खरीद को मंजूरी दे दी गई, कैबिनेट से ये ओके हो गया था पहले। 12 साल की मेंटेनेंस भी उसी कंपनी को करनी होगी, O&M जो होता है उसके हिसाब से। 1,71,00,000 में पड़ेगी एक बस। देखिए अब आप, ये 1,71,00,000 ऑलमोस्ट 2.25 करोड़ की बस एक खरीदी जा रही है। 24 सुपर डिलक्स बसें भी एचआरटीसी खरीदेगा। 100 टेम्पो ट्रेवलर जो है इसके लिए दोबारा टेंडर होगा। और इसी तरह से जो बात है, कल टूरिज्म में 4% HPTDC में 4% DA दिया गया था। उसमें जो एम्प्लॉय यूनियन है उन्होंने धन्यवाद किया है। ये कर्मचारियों से रिलेटेड एक और अपडेट थी, तो वो मैंने आपके साथ साझा की। लेकिन एचआरटीसी बीओडी में जो डिसीजन हुए उसकी जानकारी मैंने आपको अभी दी। और ये आज विधानसभा परिसर में ही मुकेश अग्निहोत्री ने बैठक की थी। अब बात करते हैं विमल नेगी के परिवार के जो बयान हुए हैं। देखिए, इनके परिवार को जो जांच अधिकारी हैं राज्य सरकार की तरफ से, उन्होंने बुलाया था और ये सचिवालय में इनके बयान दर्ज हुए हैं। उसके साथ साथ पावर कॉरपोरेशन में भी जो इंक्वायरी चल रही है वो भी अलग से चल रही है और उस इंक्वायरी में भी चीज़ें आगे बढ़ी हैं और आने वाले दिनों में उसमें भी कुछ मिलेगा। लेकिन एक बड़ी चीज़ जो हमारे सामने अभी नहीं आ रही है वो है कि जो मुख्य आरोपी है देशराज, उसका अरेस्ट अभी तक नहीं हुआ है। तो वो क्यों, सरकारी अधिकारी ही क्यों नहीं मिल रहा है, ये बड़ा हैरानी का विषय है। और वो भी जिसके घर ही हिमाचल में है, हिमाचल में ही रहता है, हिमाचल में ही नौकरी करता है। और जो नई बात यह है कि चर्चा ये है कि पावर कॉरपोरेशन में ही वो संपर्क में है, अब भी अपने जो लोग कर्मचारी वहाँ पे हैं उनके साथ कॉलिंग पे बात हो रही है, सारी चीज़ें हो रही है, लेकिन पुलिस को नहीं मिल रहा। तो ये ज़रूर एक मसला है। अगर वो अभी अरेस्ट करना चाह रहे हैं, नहीं करना चाह रहे हैं, क्या इन्वेस्टिगेशन अभी उस पार्ट पे नहीं है। और फिर वही बात कि संदेह इसमें इसलिए है क्योंकि एफआईआर में नाम नहीं है बाकी लोगों के, और जिस एक व्यक्ति का नाम है उसकी भी अरेस्ट अभी तक नहीं हो पाई है। तो इस पर ज़रूर एक मसला है। लेकिन जो 15 दिन की इंक्वायरी एडमिनिस्ट्रेटिव साइड से चल रही है, उस इंक्वायरी पर आज बयान दर्ज हुए हैं। आगे इसमें सारी चीज़ें जो होंगी उसको लेकर आगे उसी तरह से बात करेंगे आपके साथ। अगली बात है, अब विमल नेगी के बाद एमएलए विदेश जाएंगे। देखिए, ये मुख्यमंत्री ने आज अंदर बात कही है वैसे, और वो बात इसलिए कही क्योंकि एजुकेशन को लेकर एक सवाल विपिन परमार ने पूछा था। जो बच्चों को विदेश भेजा गया था राज्य सरकार के द्वारा समग्र शिक्षा के बजट से, और उसमें ये था कि जो कैसे सेलेक्ट किया, ये बच्चे कैसे सिलेक्शन कैसे हुई। तो शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर ने जवाब दिया कि सिलेक्शन के लिए एक पूरी कार्य योजना बनी हुई थी, उसकी कॉपी आपको दे देंगे। और इसमें ना सिर्फ बोर्ड की जो 11वीं 10वीं और 12वीं की मेरिट थी, बल्कि जिन्होंने सांस्कृतिक गतिविधियों और अन्य एक्टिविटीज में नेशनल या स्टेट लेवल पर अवार्ड हासिल किए हैं, उन बच्चों को भी भेजा गया है। और सिलेक्शन इसमें पूरी तरह से, और धर्मेंद्र प्रधान जो केंद्रीय मंत्री हैं एजुकेशन में, उन्होंने भी इस इनिशिएटिव की तारीफ की है। तो बीच में मुख्यमंत्री ने इंटरवीन किया कि देखिए, हमारी एक मानसिकता रहती है कि अफसर तो विदेश घूमते रहे, उनको कोई नहीं पूछता, लेकिन एमएलए या कोई और अगर विदेश जाएं तो लोग सवाल उठाते हैं। तो वो ये चाहते हैं कि अब विभिन्न विभागों से जो स्टडी के लिए, एक्सपोजर के लिए एमएलए भी विदेश जाएं, और इसके लिए वो कोशिश करेंगे अगले फाइनेंशियल ईयर में कि दोनों दलों के जो एमएलए हैं उनको विभिन्न विभागों की तरफ से जो एक्सपोजर होता है या स्कीमें जो बननी होती है, क्योंकि एमएलए को विधानसभा के अंदर फैसला लेने के लिए रूल बनाने हैं, नियम बनाने हैं, एक्ट बनाना है। अगर उसको एक्सपोजर होगा तो वो ज़्यादा अच्छा काम कर पाएगा। तो इसीलिए वो सारी जो चीज़ें हैं वो जो नई एक तरह से बात सीएम ने कही है, अब इसमें आगे क्या होगा वो आगे पता चलेगा, लेकिन एटलीस्ट एमएलएज के लिए ये बड़ी घोषणा है। अब बात करते हैं पेंशनरों के मेडिकल बिल, यानी कि पेंशनरों से इसमें भेदभाव हो रहा है। और वो भेदभाव इसलिए क्योंकि राज्य सरकार ने अभी भी, जब 31 मार्च की क्लियरेंस होनी है, तो जो एम्प्लॉइज के जो मेडिकल बिल थे उनकी क्लियरेंस के लिए तो कुछ बजट जारी कर दिया, लेकिन पेंशनरों के लिए अब भी कोई बजट जारी नहीं हुआ है। और इसीलिए जो पेंशनर्स के मेडिकल बिल हैं वो विभिन्न विभागों में पेंडिंग पड़े हैं, उनकी क्लियरेंस नहीं हो रही। और पेंशनरों को इससे झटका वैसे भी है क्योंकि उनके पास उम्र कम होती है, उस उम्र में बीमारियां भी ज़्यादा होती हैं, और अगर मेडिकल बिल क्लियर नहीं हुए तो फिर उनकी बीमारियों का इलाज कैसे होगा। लगभग 1 साल की पेंडेंसी हो गई है, 90 करोड़ के आसपास ये बिल पेंडिंग है। अगर पार्शियल पेमेंट भी ट्रेजरी से हो जाती तो इनको कुछ राहत हो सकता था, लेकिन अभी तक इनको कोई राहत नहीं मिली है। और राज्य सरकार को एटलीस्ट मुख्यमंत्री और बाकी जो मंत्री हैं उनको ये मसला देखना चाहिए कि जो
पेंशनरों के साथ ये भेदभाव क्यों है? अगर कर्मचारियों को मेडिकल बिल रिम्बर्समेंट के पैसे अभी मिल सकते हैं तो पेंशनरों को क्यों नहीं? इस बात को देखने की ज़रूरत है। और क्योंकि 31 मार्च में लास्ट के 2 दिन छुट्टी है, तो कल और परसों 2 ही दिन वर्किंग है और इसीलिए मेडिकल बिल जो पेंशनर्स के हैं उनको लेकर ट्रेजरी से कुछ अमाउंट जारी हो ताकि वो अपना काम कर सकें और जो रिलीफ है उनको मिल सके। स्टेट कैडर से नुकसान की बात सामने आई है। विधानसभा के भीतर कांग्रेस के ही एमएलए ने ये बात उठाई है और वो एमएलए हैं चंबा से नीरज नैयर। नीरज नैयर ने यह कहा है कि स्टेट कैडर सरकार ने बना दिया जल्दबाजी में पटवारी और कानूनगो का और इसके इफेक्ट नहीं देखे। और अब इससे क्या हुआ कि चंबा से मैक्सिमम कर्मचारियों ने 18-19 कर्मचारियों ने ट्रांसफर ले ली और डीसी ऑफिस लगभग खाली होने की स्थिति में आ गया है। इसीलिए सरकार ये देखे कि उसके बाद स्पीकर जो है कुलदीप सिंह पठानिया, उन्होंने भी कहा कि ये सरकार को देखना चाहिए कि जैसे ट्राइबल एरिया में विदाउट सब्स्टिट्यूट दिए ट्रांसफर नहीं होती, रिलीविंग नहीं होती, उसी तरह से चंबा में भी अगर आपने स्टेट कैडर करना है और तो रिलीव ना किया जाए जब तक उसका सब्स्टिट्यूट ना आप दें, अदरवाइज इससे कंफ्यूजन होगा और जो सबसे दूर का जिला है उसको नुकसान होगा। ये बात स्टेट कैडर को लेकर सामने आई है विधानसभा के अंदर। अब बात करते हैं वाटर सेस की जगह एक नया कानून जो सरकार ने बनाया है और इस कानून का नाम दिया गया है हिमाचल प्रदेश भू राजस्व संशोधन विधेयक 2025। वाटर सेस का एक्ट बनाया था, उसमें जो सेस है वो वाटर पे लगाया था, जो वाटर यूज हो रहा था बिजली प्रोजेक्टों में। वाटर जो है सेंट्रल सब्जेक्ट है, राज्य सरकार कोई भी स्टेट ऐसा डिसीजन नहीं ले सकती जिसके कारण दूसरे राज्य में उसका इफेक्ट हो। तो अगर वाटर पे क्लेम ये हुआ था कि आपने पानी पे सेस लगाया जिससे बिजली महंगी हुई और उस महंगी बिजली का असर दूसरे राज्य में हो रहा है, तो ये इसी कारण हिमाचल हाई कोर्ट ने इसको क्वैश कर दिया था। सुप्रीम कोर्ट में मामला गया लेकिन वहां पर सुनवाई नहीं हो रही। अब क्योंकि वाटर सेस से कुछ फायदा सरकार को नहीं हो रहा, रेवेन्यू नहीं आ रहा, इसीलिए आज एक नया ये कानून लाया गया है। वैसे तो जो ये लैंड रेवेन्यू एक्ट है ये इससे पहले जो ये 1954 का बना हुआ है और 1954 के बाद इसमें संशोधन 2025 में अब हुआ जब सुखविंदर सिंह सुक्खू का व्यवस्था परिवर्तन हुआ। अभी एक बात आप ये देख सकते हैं, इस कारण अब लैंड रेवेन्यू जो है वो बढ़ाया जा रहा है। वर्तमान में जो लैंड रेवेन्यू नंबरदार कलेक्ट करते हैं गांव में, प्राइवेट लैंड पे ये होता है और एग्रीकल्चर लैंड पे होता है, तो वो रबी और खरीफ दोनों फसलों का 1 बीघा का 1 रुपया लिया जाता है। मतलब साल में 2 बार देना है और 1 रुपया प्रति बीघा ये लैंड रेवेन्यू देना होता है। लेकिन राज्य सरकार ने इसमें संशोधन किया कोई 5-6 धाराओं में, सेक्शन 4, 49, 50, 51, 63, 68 और 170 और इसमें जो संशोधन हुआ है इसमें कई बदलाव किए गए हैं। मैं आपको मुख्य तौर पर 3 बदलावों की जानकारी दूंगा, उसके बाद विस्तार से आपको कल जो दिव्य हिमाचल में ये खबर अखबार में मिल जाएगी पढ़ने को, उसमें आप विस्तार से देख सकते हैं। अभी जो सिचुएशन है उसके मुताबिक अब जो लैंड रेवेन्यू है उसके लिए स्पेशल असेसमेंट राज्य सरकार करेगी। उस भूमि पर जो कृषि के इस्तेमाल से गैर कृषि इस्तेमाल के लिए डाइवर्ट हुई या फॉरेस्ट से नॉन फॉरेस्ट यूज के लिए डाइवर्ट हुई, उस पर लैंड रेवेन्यू नए सिरे से तय होगा और इसकी सीमा होगी एवरेज मार्केट वैल्यू का 4% मैक्सिमम। इससे कम भी हो सकती है, 2% भी हो सकती है, 3% भी हो सकती है, लेकिन मैक्सिमम जो है वो 4% होगी एवरेज मार्केट वैल्यू से। और ये जो लैंड रेवेन्यू तय होगा, इस लैंड रेवेन्यू पर 2% एनवायरमेंट सेस भी लगेगा साथ में। तो मतलब ना सिर्फ लैंड रेवेन्यू, क्योंकि लैंड रेवेन्यू तो होगा लैंड की कीमत पर, और जब वो लैंड रेवेन्यू का फिगर आ जाएगा तो उसका 2% एनवायरमेंट सेस होगा। नई बात यह है कि एक तो स्पेशल असेसमेंट के लिए राज्य सरकार को ऑथराइज किया है, दूसरा एग्जम्पशन के लिए भी ऑथराइज किया है। यदि किसी प्रोजेक्ट को लैंड रेवेन्यू से बाहर रखना है स्पेशल असेसमेंट से, तो भी राज्य सरकार के पास अधिकार होगा। लेकिन इससे कारण प्रावधान पहले वाटर सेस सिर्फ बिजली परियोजनाओं पर था, लेकिन अब लैंड रेवेन्यू लगने से यह प्रावधान बिजली प्रोजेक्टों पे, इंडस्ट्री पे, होटलों पे, सभी पे लागू हो गया है, जिसमें जमीन का इस्तेमाल नॉन एग्रीकल्चरिस्ट पर्पस के लिए हो रहा है। हालांकि किस पर लगाना है किस पर नहीं, यानी कि किस प्रोजेक्ट पे लगाना है किस पर नहीं, यह राज्य सरकार अभी तय करेगी। क्योंकि लैंड स्टेट सब्जेक्ट है, इसमें सेंटर का
इंटरवेंशन नहीं है, इसीलिए ये बिल बनाया गया है। हालांकि ये भी जुडिशियल स्क्रूटनी में जाएगा और वहां पर क्या होता है वो उसी दिन पता लगेगा कि ये भी चैलेंज होता है या नहीं। तो ये तो बात वहां की है। अब बात करते हैं आईपीएस के तबादलों की। देखिए, आईपीएस के आज एक ट्रांसफर ऑर्डर निकला है। इसमें ज्ञानेश्वर सिंह जो भारत सरकार से आए हैं, इनको स्टेट सीआईडी में एडीजी लगाया गया है। 4 आईपीएस अधिकारियों में ये ट्रांसफर और तैनाती हुई है और मुख्य सचिव के ये ऑर्डर हैं। 96 बैच के हैं। एडीजी अजय कुमार यादव, इनको एडीजी क्राइम लगाया गया है। अजय यादव लिटिगेशन और कन्विक्शन के मामले भी देखते रहेंगे। सेंट्रल डेपुटेशन से लौटे 99 बैच के ज्ञानेश्वर सिंह एडीजी स्टेट सीआईडी होंगे और ये एसआर ओझा को भार मुक्त करेंगे इससे। उसके बाद जो 2000 बैच के हैं आईपीएस अधिकारी जेपी सिंह, उनको एडीजी सशस्त्र पुलिस और प्रशिक्षण एपीटी में लगाया गया है। 2011 बैच की आईपीएस हैं अंजुम आरा, इनको डीआईजी दक्षिण रेंज लगाया गया है। तो ये आईपीएस के जो ऑर्डर हैं ये उनकी बात है। अब आपको बताएंगे कि सीएम सुक्खू के आज 4 बड़े ऐलान क्या थे जो विधानसभा के अंदर हुए हैं। और ये 4 जो ऐलान हैं इनकी मैं एक एक करके आपको जानकारी दूंगा। पहली घोषणा जो मुख्यमंत्री ने की वो ये की कि ड्रग्स के मामलों में जो पकड़े गए हैं राज्य सरकार के कर्मचारी और अधिकारी, 41 के आसपास ये लिस्ट में हैं, इनके खिलाफ एक्शन 1 महीने के भीतर होगा। मतलब सत्र खत्म होने के 1 महीने के भीतर इनके खिलाफ कार्रवाई होगी। और जहां तक बात ड्रग्स का है तो उस नेटवर्क को तोड़ने जिसकी ड्रग्स से किसी की मौत हुई तो जो सप्लायर है उसको आजीवन कारावास और मृत्युदंड का प्रावधान भी सरकार करने जा रही है। ये आपने कल जो एक्ट आया था उसमें पता चल गया था। तो ये पहली घोषणा थी। दूसरी घोषणा जो है वो थी डॉक्टरों को लेकर, और डॉक्टरों को लेकर 2 तरह की घोषणाएं हैं, हम इसको एक ही काउंट करेंगे। पहली बात ये कि उन्होंने कहा कि डॉक्टरों के लिए बॉन्ड जरूरी है। ये हमीरपुर मेडिकल कॉलेज को लेकर मामला उठाया था इंद्रदत्त लखनपाल ने। सीएम ने कहा कि ये छोटा स्टेट है, बाहर के राज्यों के जो यहाँ डॉक्टर एमडी कर रहे हैं अगर वो यहाँ से छोड़कर चले जाएं तो हमारे पास कोई राहत इसकी बचती नहीं, इसीलिए यहाँ बॉन्ड भरना जरूरी है। जिसने बॉन्ड नहीं भरना वो फिर उस ढंग से अपना काम देख सकता है। और साथ में ये भी कहा कि जो मेडिकल फर्टिलिटी में अब हिमाचल में भी वो दौर आने वाला है जो पहले बीएड की तरह का होता था। पिछले 2 बैच बेरोजगारी की लाइन में खड़े हैं और अभी जब 7 मेडिकल कॉलेज लगातार एमबीबीएस देना शुरू कर देंगे एवरी ईयर के हिसाब से, तो यहां भी बेरोजगारों की फौज खड़ी हो जाएगी। इसलिए हमें और ऑप्शन पर विचार करना होगा। उसी ऑप्शन पर इन्होंने कहा कि डीएचएस कैडर अलग होगा और जो स्पेशलिस्ट कैडर है वो अलग होगा। और ये इसीलिए ये सरकार को जरूरत पड़ेगी क्योंकि तभी हम डॉक्टरों को ज्यादा रोजगार के अवसर साथ में दे पाएंगे। ये दूसरी घोषणा थी। तीसरी घोषणा पे आए तो वो है माइनिंग को लेकर। मुख्यमंत्री ने विधानसभा के अंदर कहा कि हिमाचल में अब खनन नीति को बदला जाएगा। ये सवाल का जवाब उद्योग मंत्री दे रहे थे, उसमें सप्लीमेंट किया मुख्यमंत्री ने और ये कहा कि वर्तमान जो माइनिंग पॉलिसी है उसमें कई फ्लॉज हैं, हमें भी अभी समझ आ रहा है। और ये जो हर साल या एक अवधि पूरी होने के बाद रिन्यूअल का प्रोसेस है उसको भी बंद करेंगे या उसको नए सिरे से करेंगे। और जो माइनिंग से इनकम हो रही है उस इनकम को 1,000 करोड़ सालाना तक ले जाएंगे, तभी जाकर ये राज्य सरकार के काम आएगी। छोटे सीमेंट प्लांट लगाने को सरकार अब मंजूरी देगी क्योंकि बड़े सीमेंट प्लांट लगाने के कारण मसले बहुत उलझ रहे हैं। ये एक घोषणा भी साथ में की। चौथी घोषणा जो मुख्यमंत्री की तरफ से थी वो थी मुख्यमंत्री स्वावलंबन योजना को लेकर जो जयराम सरकार के समय की चल रही थी, जिसमें अब नए केसेस अप्रूव नहीं हो रहे या फिर पुराना पेंडेंसी भुगतान नहीं हो रहा। मुख्यमंत्री ने यह कहा कि 127 करोड़ पिछले प्रोजेक्टों का जो जयराम सरकार के दौरान या उसके बाद भी अप्रूव थे जिनको दिया नहीं गया अभी तक, ये 2018 ऑनवर्ड हैं, उनका भुगतान पहले करेंगे। तब तक नया कोई प्रोजेक्ट इसमें सैंक्शन नहीं होगा। जब तक ये पुराना भुगतान नहीं हो जाता तब तक नया कोई सैंक्शन नहीं होगी, ताकि ये जो पूरा प्रक्रिया है इस प्रक्रिया को समझा जा सके और जो पेंडेंसी है उसका भी भुगतान किया जा सके। ये 2 चीजें एक साथ हुई हैं। तो ये चौथी घोषणा सीएम की थी। 4 घोषणाएं मैंने आपको बता दी। और इसके बाद है बात बड़ी कैबिनेट की और कैबिनेट के एजेंडे की। देखिए, कैबिनेट की बैठक कल बुलाई जा रही है और ये विधानसभा के बाद सचिवालय में होगी और इस बैठक में कई मामले लिए जा सकते हैं। 3-4 जो बिल सरकार के पेंडिंग थे वो बाई सर्कुलेशन कर लिए थे कैबिनेट ने, तो अब विधानसभा से रिलेटेड कैबिनेट में कुछ नहीं है, लेकिन विधानसभा के बाद वाले मामलों का है। मुख्यमंत्री ने
बजट में जो घोषणाएं की हैं, हो सकता है एक दो घोषणाएं कैबिनेट में आ जाएं कल, लेकिन एजुकेशन से रिलेटेड जो मामले हैं वो जल्दी आ सकते हैं। और उसकी वजह यह है कि एजुकेशन में 3 या 4 मामले ऐसे हैं जिनको करना अभी इमीडिएट जरूरी है, क्योंकि 1 अप्रैल से नया सेशन शुरू हो जाएगा। पहली बात, निदेशालयों का पुनर्गठन जो फाइल अब हो चुकी है, प्रोसेस हो चुकी है, एजेंडा बन गया है, सिर्फ कैबिनेट से डिसीजन होना बाकी है। एक बार कैबिनेट में प्रेजेंटेशन भी हो गई है। प्री प्राइमरी से +2 तक एक डायरेक्टरेट और कॉलेज का अलग डायरेक्टरेट। दूसरी जो एजुकेशन का मैटर है वो है स्कूलों और कॉलेजों का युक्तिकरण। स्कूलों में है युक्तिकरण ऐसा कि जहां +2, जहां एक तो 0 एनरोलमेंट है या जो एनरोलमेंट कम वाले हैं उनको लेकर करना है, 10 से कम या 20 से कम जहां एनरोलमेंट है सीनियर सेकेंडरी स्कूलों में, उनको बंद करना है। ये 300 से 100 से 300 तक का फिगर टोटल हो सकता है। जो कॉलेजों की बात है, कॉलेजों में जहां 100 से कम स्ट्रेंथ है उनको बंद करना है या मर्ज करना है कई और जगह, अभी तक डिसीजन हो नहीं पाया है और इसी कैबिनेट का इंतजार है। तो ये भी एक मामला है। कॉलेजों में नए सब्जेक्ट शुरू करना जहां जरूरत है और उन सब्जेक्टों को हटाना जहां 9 से कम यानी कि डबल डिजिट के छात्र भी नहीं हैं, उनको हटाना है। और जहां डिमांड है सब्जेक्ट्स की नई की, वहां नए सब्जेक्ट शुरू करने हैं। ये एजुकेशन से रिलेटेड मैटर हैं जो कल कैबिनेट की बैठक में आ सकते हैं। कैबिनेट की बैठक में आने के बाद जो डिसीजन होगा वो कल आपको बताएंगे, क्योंकि कल प्रेस रिलीज दिया जा सकता है, क्योंकि परसों कैबिनेट की बजट सत्र की मीटिंग नहीं है। आज विधानसभा में एक जो कैग रिपोर्ट भी रखी गई थी, लेकिन कैग रिपोर्ट जो थी आज एप्रोप्रिएशन वाली रिपोर्ट थी और एक फाइनेंसेस की रिपोर्ट थी। ये विभागों के लिए होती है, जो मीडिया में रिपोर्ट करने के लिए होती है वो तीसरी रिपोर्ट होती है, जो अभी कैग से मार्च में अप्रूव हुई है वहां से दिल्ली से, और वो अगले सत्र में सरकार रखेगी, तो उसको हम फिर रिपोर्ट करेंगे। अभी जो एक विश्लेषण के साथ, सिफारिशों के साथ रिपोर्ट आती है वो अभी कैग से नहीं आई है। तो ये एक जो बड़े मामले थे अभी हमारे साथ बातचीत के, ये मैंने आपको इस बुलेटिन में लिए। आपकी कोई क्वेरी है तो उसको इसी कमेंट बॉक्स में करें, क्योंकि कल आखिरी दिन है, परसों से हम आपके कमेंट्स लेना शुरू कर देंगे। जहां तक बात है जो रेगुलराइजेशन के मैटर्स की, वो मैंने आपको कल विस्तार से बता ही दिया था। उसमें कोई ज़्यादा चीज़ें हैं नहीं। पीटी की नई भर्ती को लेकर जो लोग बात कर रहे हैं, पहले प्रमोशन का मैटर सुलझा लीजिए। नई भर्तियों का मामला, जैसे ही आईटी के साथ इनका एचपीएससी डीसी मिलके जो एक पोर्टल बना रहे हैं, वो पोर्टल जैसे ही कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद आपको जानकारी दे देंगे, फिर पता चल आगे चलेगा। और डीए पर भी अभी राज्य सरकार से कोई क्लैरिटी नहीं हुई है 3% को लेकर। अगर कोई क्लैरिटी होगी तो हो सकता है कि कैबिनेट में जब इसको अप्रूवल पे आएंगे तो कोई बात इसमें करेक्शन की हो। अभी वही सारी चीज़ें वही हैं जहां जैसे घोषणा हुई है। तो आप सब लोग लाइव जुड़े, बहुत बहुत शुक्रिया।